नवा प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 क्या है? विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 2004 में केंद्र के एनडीए की सरकार के स्थान पर यूपीए की सरकार सत्तारूढ़ हुई। उसने कहा कि पूर्व 2000 में पाठ्यक्रम का भगवाकरण किया गया है, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए घातक है। अतः धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के अनुकूल नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। इस हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी सभा बुलाई गई, जो 14 जुलाई से 19 जुलाई 2004 तक चली। इस सभा में यह निर्णय लिया गया कि 21वीं शताब्दी के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। वैसे भी प्रत्येक 5 वर्ष बाद पाठ्यक्रम का पुनर्निरीक्षण और आवश्यक संशोधन करने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कही गई थी और 2000 में बने पाठ्यक्रम के 5 वर्ष 2005 में पूरे होने वाले थे। इस बीच वर्ष 2000 से सूचना संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का समाज का प्रभाव बहुत तेजी के साथ पड़ा और कंप्यूटर की आधुनिक दुनिया तैयार होने लगी। इसके कारण भी पाठ्यक्रम में संशोधन अपेक्षित था। अतः राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 तैयार की गई और इसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 की शीर्षक से दिसंबर 2005 में प्रकाशित किया गया। इस फ्रेमवर्क में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक कब, क्या, क्यों और कैसे पढ़ाना सिखाना है, इसकी पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की गई। कक्षा 1 से 5 मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी, गणित, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, कला व शिल्प, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कार्य अनुभव। कक्षा 6 से 8 मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कार्य अनुभव। कक्षा 9 से 10 तक मातृभाषा यानी क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी, उर्दू है, संस्कृत है, अन्य भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, सामाजिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान तथा शास्त्र, कंप्यूटर, कार्य शिक्षा, शांति शिक्षा, कला शिक्षा। कक्षा 11 से 12 मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, व्यापार अध्ययन, अकाउंटेंसी, कला शिक्षा, अन्य ऐच्छिक विषय। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के प्रमुख सिद्धांत। विभिन्न स्तरों पर प्रस्तावित शिक्षण विषयों को क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, इस संदर्भ में उनके अपने तर्क हैं। यहाँ उन्हें संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। भाषा। भारतीय समाज बहुभाषी समाज है, इसीलिए छात्र छात्राओं को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है। इसी कारण से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा में 3 भाषाओं के शिक्षण की वकालत की गई। भाषा कौशल के अंतर्गत बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये सभी बालक के ज्ञान के निर्माण के लिए प्राथमिक कक्षा से ही आवश्यक है। भाषा सीखने हेतु समृद्ध संप्रेषण वातावरण आवश्यक है। इसके लिए समृद्ध पाठ्य पुस्तक
कक्षा, पुस्तकालय और एक से अधिक भाषा में पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं और साथ ही मीडिया सपोर्ट जैसे पत्रिकाएं, समाचार पत्र में कॉलम, रेडियो एवं ऑडियो कैसेट उपलब्ध कराए जाएं और यही भी आवश्यक है भाषा शिक्षक की भाषा में आधारभूत दक्षता हो। गणित छात्र छात्राओं में उपयोगी गणितीय क्षमताओं के विकास एवं तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित करने, अमूर्त चिंतन विकसित करने तथा समस्याओं को हल करने की योग्यता के विकास के लिए गणित शिक्षण आवश्यक है। अतः कक्षा 10 तक यह अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाए। गणित शिक्षण हेतु कल्पना को तथा अमूर्त चिंतन को विभिन्न साधनों के माध्यम से दृश्य करके पढ़ाना चाहिए तथा गणना, आकार, स्वरूप जैसे तत्वों को मॉडल की सहायता से समझाना चाहिए और गणित का अन्य विषयों से सहसंबंध भी छात्र छात्राओं को बताना चाहिए। विज्ञान शिक्षा के द्वारा छात्र छात्राएं अवलोकन, परिकल्पना, निर्माण, निष्कर्ष निकालने, निष्कर्ष का परीक्षण तथा संबंधित सिद्धांत के निर्माण को सीखते हैं। इस प्रकार उनमें एक क्रमबद्ध तरीके से कार्य करने एवं अनुशासन का विकास होता है। साथ ही विज्ञान के अध्ययन द्वारा गरीबी, अंधविश्वास और अज्ञानता दूर होती है। अतः कक्षा 10 तक यह अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाए। विज्ञान शिक्षण हेतु अनुभव संबंधी वैधता, प्रक्रिया अथवा प्रणाली वैधता, ऐतिहासिक वैधता, पर्यावरण वैधता तथा नीतिपरक वैधता के आधार पर पाठ्य वस्तु का चयन कर शिक्षण कार्य करना चाहिए। सामाजिक अध्ययन छात्र छात्राओं को समाज की वास्तविकता से परिचित कराना अत्यंत आवश्यक है। अतः सामाजिक अध्ययन का ज्ञान देना जरूरी है। इसके ज्ञान द्वारा समाज, संस्कृति तथा विश्लेषणात्मक कौशल का भी विकास होता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए ऐसी विधियों का चयन करना चाहिए जो सृजनात्मक, सौंदर्यपरक और विवेचनात्मक को बढ़ावा दें और साथ ही छात्र छात्राओं में पूर्व तथा वर्तमान में संबंध स्थापित करने की क्षमता का विकास करें। कंप्यूटर आधुनिक समय में कंप्यूटर की समाज में भूमिका एवं महत्व को देखते हुए इसका अध्ययन छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। कंप्यूटर के शिक्षण में यह देखना चाहिए कि कंप्यूटर विज्ञान तथा सूचना प्रौद्योगिकी के जो तत्व सामान्य रूप से दोनों में समाहित हों उनका ज्ञान सर्वप्रथम देना चाहिए। कार्य शिक्षा प्रौढ़ एवं बालक दोनों का समाजीकरण एक ही प्रकार से होता है जो कि कार्य करने के दौरान आपसी सहयोग द्वारा होता है। अतः कार्य शिक्षा छात्र छात्राओं को दी जानी आवश्यक है। साथ ही कार्य शिक्षा के द्वारा आर्थिक उन्नति भी होनी चाहिए। इसमें भी कार्य शिक्षा महत्वपूर्ण है। कार्य शिक्षा का शिक्षण व्यवहारिक ढंग से देना चाहिए। प्रारंभ में सब्जी काटना, कक्ष की सफाई, बागवानी आदि क्रियाएं ली जा सकती हैं जिन्होंने आगे चलकर अंतर विषय बनाते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए। कार्य शिक्षा इस प्रकार से दी जानी चाहिए जिससे तार्किक सोच, अधिगम, स्थानांतरण और श्रम के प्रति अनुराग पैदा हो। शांति शिक्षा वर्तमान में वैश्विक, राष्ट्रीय एवं स्थानीय प्रत्येक स्तर पर हिंसा का बोलबाला है। अतः समाज में शांति स्थापित करने में शिक्षा के महत्व को देखते हुए छात्र छात्राओं को शांति शिक्षा दी जानी आवश्यक है। शांति शिक्षा इस प्रकार दी जानी चाहिए जिससे छात्र छात्राओं में शांति के प्रति अनुराग पैदा हो, उसमें सहन शक्ति, न्यायप्रियता और आपसी समझ बढ़े तथा सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास हो। इस हेतु महापुरुषों की जीवनी एवं कहानी आदि का श्रवण
तथा पाठ्यचर्या आयोजित की जा सकती हैं। कला शिक्षा छात्र छात्राओं की कलात्मक शिक्षा की विकास एवं सांस्कृतिक और सौंदर्यात्मक जागरूकता उत्पन्न करने हेतु कला शिक्षा का शिक्षण आवश्यक है। कला शिक्षा के शिक्षण के लिए इसके शिक्षकों हेतु अधिकाधिक साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा बालक की शारीरिक विकास को जैविक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक कारक प्रभावित करते हैं। अतः स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर पर साफ सफाई एवं खेल कूद आयोजित किए जा सकते हैं। योग को अनौपचारिक रूप से प्राथमिक स्तर पर सिखाया जा सकता है, किंतु औपचारिक रूप से कक्षा 6 तथा इसके बाद ही सिखाना चाहिए। साथ ही स्कूल समय उसके बाद का बास्केटबॉल, वॉलीबॉल आदि खेलों का आयोजन भी किया जाना चाहिए।